हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल UPSC@NCERT। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विजन टेस्ट सीरीज़ फॉर द UPSC PT 2023 के लिए। आज मैं टेस्ट 1 डिस्कस करूँगा जो कि पॉलिटी पे है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला है इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन, यस। दूसरा है इट बार्स ऑल रिलीजियस कन्वर्जेंस, नो, नॉट ऑल। ओके, अगर आप किसी रिलीजन से प्रभावित होकर उसमें जाते हो तो फिर उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। ओके, और किसी लालच के लिए अगर कोई जाता है तो उसके लिए है रुकावट। ओके ओके। एंड थर्ड देखते हैं इट इज़ नॉट अप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल्स, नहीं ये फॉरेन नेशनल्स पे भी लागू होता है। ओनली आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 13 फॉर द इंडियन, ओनली इंडियन के लिए। ओके, तो ये ध्यान रखना है, तो इसलिए इसका ये ऑप्शन सही होगा, ओनली 1। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए। सेकंड है अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी इज बेस्टेड अंडर, तो ये प्रेसिडेंट में बेस्ड करता है, वो कि वर्क करेंगे एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत। ओके, और इसके बारे में कुछ जानते हैं, जैसे कि 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के तहत इसको जुडिशरी रिव्यू से हटा दिया गया था। ओके, इसके बाद जनता पार्टी के द्वारा 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में फिर इसे जुडिशरी रिव्यू के अंतर्गत लाया गया है। तो ये इतना ध्यान में रखना चाहिए, सी ऑप्शन सही है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 वाज पब्लिश्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड। पहला है इट इज प्रिपेयर्ड एनुअली बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यस, ये एनुअली नहीं है, बाई एनुअली है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ही रिलीज करती है, जो कि ब्रांच है मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, दूसरा देखते हैं, तो पहला गलत है, दूसरा देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर ऑफ मोर देन द 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, नो, ये ओनली 2,261 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ है। ओके, तो ये याद रखना है। एंड मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन द लास्ट 2 years हैज बीन विटनेस इन द मध्य प्रदेश, नो, नॉट मध्य प्रदेश, ये आंध्रा में है। ओके, उसके बाद तेलंगाना एंड उड़ीसा। तो इसका कोई भी सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी है। पूछा था कौन सही नहीं है, तो 1, 2 एंड 3 ऑल आर नॉट राइट। ओके, द नेक्स्ट मूव करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिमिलरिटीज बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो उसमें कौन कौन सी समानता है। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, नो, इंडिया में नहीं है, ये ब्रिटेन कॉन्सेप्ट है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ओके, दूसरा है इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, ये इंडिया में है बट ये यूके में नहीं है, वहाँ क्राउन है, और इंडिया में रिपब्लिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है। और थर्ड है मेजॉरिटी पार्टी रूल, यस, दोनों जगह पे है, तो 3 ऑप्शन, ओनली 3 इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 5th नंबर पे। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज ऑफ नीति आयोग। इसमें पूछ रहा है व्हिच ऑफ द अपॉइंटमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, स्पेशल इनवाइटी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चेयरमैन जो होता है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ही होता है नीति आयोग का, और ये वाइस चेयरमैन, स्पेशल इनवाइटी एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सभी को अपॉइंट करता है। तो 2, 3, 4 ऑल राइट, यानी कि ऑप्शन ये इज राइट। द नेक्स्ट मूव करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इंडियन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स इज डिस्क्राइब्ड एज ये फेडरेशंस विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, which among the following
प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स दिस टेंडेंसी, मतलब ये सेंट्रलाइज टेंडेंसी पूछ रहा है, लाइक यूके एंड फ्रांस, ओके, और फेडरेशन में यूएस की तरह। तो ये सेंट्रलाइज टेंडेंसी क्या है इंडिया की, फेडरेशन भी, तो सिंगल एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, यस। दूसरा है प्रोविजंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, यस। तीसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर्स, यस। ये तीनों सही है, यानी कि डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ऑल इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR। तो पहला है ओनली सिटीजन आर इंक्लूडेड इन NPR, नो, नॉन सिटीजन आल्सो इंक्लूडेड इन NPR। दूसरा है इट इज मैंडेटरी फॉर इक्वल यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द NPR, yes, okay, it is mandatory for the every usual resident of India to register in the NPR, yes। तीसरा है the data for the NPR was the first collected in 2010 along with the house listing phase of the census 2011, yes। देख लेते हैं NPR बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ओके। तो इसका 2 एंड 3 सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के लिए। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है देयर इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, नो लिमिटेशन है, बिकॉज 1973 केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट दिए हैं, उसके अंतर्गत एक लिमिटेड संशोधन किया जा सकता है, मतलब कि अमेंडमेंट किया जा सकता है। दूसरा है ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसाइड वेदर एनी मैटर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, ओके। Then D is right, neither 1 nor 2। Next move करते हैं 9 number question। Consider the following statement regarding the Asian Infrastructure Investment Bank। तो पहला, India is the second largest shareholder of the bank, yes, because China is the first and India is the second। दूसरा है both US and the Japan are not its member, yes। इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में। तो इसमें दोनों सही हैं, ओके, इसमें दोनों सही है 1 एंड 2। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ड्रॉबैक ऑफ ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के नुकसान क्या हैं, तो हम इसमें देखते हैं लीडर्स कीप चेंजिंग इन ये डेमोक्रेसी व्हिच कुड लीड टू इंस्टेबिलिटी, यस, ओके, सरकार गिर जाती है क्योंकि मेजॉरिटी नहीं रहती, तो ये इंस्टेबिलिटी है। दूसरा, डेमोक्रेसी में लीड टू करप्शंस एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, यस, इसमें करप्शन भी होता है बिकॉज इन इलेक्शंस स्पेंड लॉट ऑफ मनी, ओके। थर्ड है डेमोक्रेसी इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ द रश और द इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, नो, इसमें डेमोक्रेसी में रिस्पॉन्सिबल के साथ काम करना होगा, ओके, बिकॉज लेजिस्लेशन जो एग्जीक्यूटिव होता है लेजिस्लेशन में जवाबदेही होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 1 2 राइट है, यानी कि ऑप्शन ये, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछ रहा है, तो देखते हैं। दे आर द सैक्रोसैंक्ट इन नेचर एंड कैन नॉट बी अमेंडेड, नहीं भाई, अमेंडमेंट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू 1973 केशवानंद भारती केस के तहत, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, आप बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप संशोधन कर सकते हो। दूसरा है दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द बोथ स्टेट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यस। थर्ड है दे ऑपरेट एज चेक्स ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन, यस। एंड 2 and 3 इज राइट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following statement is are correct with regard
टू द फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछा है, दे कैन बी यूज बाय द कोर्ट्स टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द ये लॉ, यस। दूसरा है दे कैन बी इन्फोर्स बाय पार्लियामेंट थ्रू द लेजिस्लेशंस, यस। ओके, आप जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, यशवंत सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे लागू किया गया था 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान यशवंत सिंह रिकमेंड किए थे, जिसमें 10 ड्यूटीज़ को लिया गया था और 11th को 2002 में जोड़ा गया 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ओके, जिसमें एजुकेशन की बात की गई। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following is are features of the Indian secularism as adopted in the constitution? तो देखते हैं, रिलीजन इज द ये पर्सनल मैटर एंड देयर इज ए नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट, गलत। पर्सनल मैटर है बट रिस्ट्रिक्शन होगा, ओके। दूसरा है नो सिटीजन्स कैन बी डिनाइड एंट्री इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन और द कास्ट, यस। तीसरा है एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ द राइट टू इस्टेब्लिश द मेंटेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस विदाउट एनी लिमिटेशंस, नो लिमिटेशन होगा, ओके। देन सी इज राइट, ओनली 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर देखते हैं, which of the following Supreme Court cases is are related to dispute and conflict between the fundamental right and the directive principle of the state policy? पहला है IR कोयलो केस 2007 एंड गोलकनाथ केस 1967, मेनका गांधी केस 1978 एंड मिनर्वा मिल्स केस 1980। तो इसमें गोलकनाथ केस एंड मिनर्वा मिल्स दोनों संबंधित हैं। डिस्प्यूट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द DPSP, तो बी ऑप्शन सही है। और जो IR कोयलो केस 2007 है, ये बेसिकली 9 शेड्यूल से संबंधित है, जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 नेहरू जी के द्वारा किया गया था, ओके, तो याद रखना है। और जो मेनका गांधी केस था 1978, बेसिकली आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, ओके। अब देख लेते हैं कौन कौन सा डिस्प्यूट कब कब इसमें था। तो बेसिकली 1951 में डिस्प्यूट चंपकाइजन दुराइजन के द्वारा शुरू हुआ इस केस में 1951 में। फिर इसके बाद गोलकनाथ केस 1967, फिर इसके बाद केशवानंद भारती 1973 में डिसीजन आया। फिर 15 में चलते हैं, तो इसका जो है बी सही था। 15 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉल अंडर द definition of state as defined in article 12 of the constitution? तो आर्टिकल 12 में कौन आता है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, यस। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यस, UIDAI। एंड द नीति आयोग, यस। RBI, यस। ये सभी आर्टिकल 12 के अंदर एज ए स्टेट डिफिनीशन में आते हैं। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर है, करंट का क्वेश्चन है, द वेडल सी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? तो ये बेसिकली अंटार्कटिका का रीजन है, ओके। अभी सी मेल्टिंग हो रहा था तो इसलिए ये न्यूज़ में था, ओके, मतलब यहाँ पे मेल्टिंग हो रहा था। तो 17 चलते हैं फिर। विद रेफरेंस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पूछ रहा है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नहीं भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉर ये बेसिकली ये स्टेटरी बॉडी भी नहीं है, ओके। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से 1964 में लाया गया था। और दूसरा ऑप्शन है, इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यस। एक अपॉइंटमेंट कमीशन होती है जिसमें PM एंड मिनिस्टर ऑफ द होम अफेयर्स एंड द लोकसभा के अपोजिशन लीडर, ये लोग रिकमेंड करते हैं टू द प्रेसिडेंट, ओके, देन अपॉइंटमेंट। तो इसका बी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के लिए। 18 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। इट इज पहला, इट इज इन्वोक्ड
to determine the constitutionality of any executive order or the legislative if it is directly infringed any of the fundamental rights. Yes. Okay. दूसरा है the Supreme Court has original and the exclusive jurisdiction in the case of the enforcement of the fundamental rights. No. High Court also. Okay. तीसरा है it is a basic features of the constitution and cannot be taken away even by a constitutional amendment. Yes. ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है आर्टिकल 32. ओके. देन ये इसमें सी सही है. नेक्स्ट मूव करते हैं. इसमें सी सही है. नेक्स्ट मूव करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द क्रिएटिंग यूनियन टेरिटरी इन इंडिया. तो बेसिकली एक कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस है एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है. द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल्स है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन है. ओके. कल्चरल में आएंगे पुडुचेरी, दमन द्वीप, गोवा वगैरह. ओके. और स्ट्रेटजिक में अंडमान लक्षद्वीप आएंगे, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप. और द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल्स, तो ये बेसिकली अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप अदर ये भी सब आएंगे. और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है दिल्ली एंड चंडीगढ़ आएंगे. तो इसमें डी सभी सही है. नेक्स्ट मूव करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. Which of the following fall within the purview of the freedom of speech and expression as guaranteed under the Article 19 of the Indian Constitution. तो freedom of silence है. yes. right to strike fundamental right नहीं है तो इसको काट दो. right to telecast है या right to the know about the government activities RTI. yes. तो 1 3 4 है ए ऑप्शन. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट है 21. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट NCPCR. तो पहला है इट इज स्टेटरी कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द चाइल्ड लेबर प्रमोशन प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशन एक्ट 1986. नहीं, ये चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के तहत है. दूसरा इट हैज बीन द डिजिग्नेटेड एज द एजेंसी टू द मॉनिटर प्रोविजंस ऑफ द राइट टू द फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन RTE एक्ट. यस, ये सही है RTE एक्ट. तो बी सही है. ओनली 2. नेक्स्ट मूव करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. 22 करंट का है. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द परक पोर्टल प्रोग्राम के बारे में पूछा है. तो पहला है इट विल कंडक्ट असेसमेंट ऑफ द बोथ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर एट द स्कूल्स. यस. दूसरा इट इज लॉन्च्ड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन AICTE. यस. ओके. तो इसका दोनों सही है 1 and 2. नेक्स्ट मूव करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन के लिए. Consider the following statement with reference to the idea of the liberalism in the context of the Indian Constitution. तो पहला है Indian liberalism gives the primacy to the right of the individuals over the right of the community. No. इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी को इक्वल राइट प्राप्त है. दूसरा है रिजर्वेशंस फॉर द SC एंड ST कम्युनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर एन एग्जांपल ऑफ द इंडियन लिबरलिज्म. यस. ओके. देन बी इज राइट. नेक्स्ट मूव करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन. 24 क्या है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इशू कैन बी द टेकन अप बाय द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC. पहला है इशू ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजिंग. यस. इसको वहाँ ले जा सकते हो NHRC में. दूसरा प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द नोटिफाइड एंड द नोटिफाइड ट्राइब्स. यस. तीसरा है इशू रिलेटेड टू द राइट टू हेल्थ. यस. तो ये सभी सही हैं इसमें. तो नेक्स्ट मूव करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. वर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट्स ट्रेंड 2022. ये बेसिकली ILO का है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है. ओके. देन नेक्स्ट मूव करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं.
विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कंडीशन ऑफ ऑफिस एंड द टेन्योर ऑफ द ऑफिस आर प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 324। टेन्योर बेसिकली प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, तो ये गलत हुआ। दूसरा है चीफ इलेक्शन कमीशन एक्सरसाइज द वीटो पावर ओवर द मैटर्स डिस्कस इन द इलेक्शन कमीशन, नो, इक्वल पावर होता है। तीसरा है सीसी डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यस, बिकॉज इसको वैसे ही हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग, इसमें देखते हैं which of the above special circumstances has have an effect on the fundamental rights of the Indian citizen। तो इसमें इफेक्ट कौन सा करेगा, किसमें किसमें फंडामेंटल राइट इफेक्ट करेगा। तो प्रेसिडेंट रूल में नो, ये स्टेट इमरजेंसी, इसमें केवल गवर्नमेंट सरकार गिरती है बस। ओके, तो इसमें फंडामेंटल राइट इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा नेशनल इमरजेंसी, यस। मार्शल लॉ में, यस। तो नेशनल इमरजेंसी बेसिकली इंडिया में 1975, 1962 एंड 1971 में लागू हुआ था, तो ये ध्यान होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 28 में क्वेश्चन को देखते हैं। ट्वेंटी नंबर है, which of the following directive principles was added by the 42nd Constitution Amendment? तो to secure opportunities for the healthy development of children, yes। ओके, आर्टिकल 39 के तहत ये जोड़ा गया है 42nd Constitution। दूसरा है to promote the equal justice and to promote the free legal aid to the poor, yes। ये आर्टिकल 39 ये के तहत जोड़ा गया है 42nd Constitution Amendment। तीसरा देखते हैं, to minimize inequalities in income, status, facilities and the opportunities, नहीं ये नहीं है, ये आर्टिकल 38(2) में है और ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 जनता पार्टी के द्वारा जोड़ा गया था। ओके, तो ये गलत हुआ। टू प्रमोट, चौथा देखते हैं, टू प्रमोट द डेवलपमेंट, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, नो, लैंग्वेज से कोई संबंध नहीं है इसका। और जानते हैं कौन कौन जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। तो 43 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जोड़ा गया, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वर्कर को दिया गया अधिकार। और इसमें 48 कॉन्स्टिट्यूशन 48A इन्वायरमेंट से रिलेटेड जोड़ा गया था। ओके, और जो है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसमें कोऑपरेटिव जोड़ा गया है 2011 में। और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में एजुकेशन से रिलेटेड इसमें प्रावधान किए गए। ओके, आर्टिकल 45 में। तो इसमें ये सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 29 नंबर को देखते हैं। Who among the following do not hold office during the pleasure of the president? तो कौन कौन प्लेजर में नहीं हुए? तो अटॉर्नी जनरल, भाई ये प्लेजर में है। दूसरा कैग है, कैग नहीं है भाई, ये प्लेजर में नहीं है। इसका कार्यकाल होता है 6 साल या 65 साल तक। इसको उसी तरह हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तीसरा मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका कार्यकाल होता है 6 साल या 65 साल तक। इसको उसी तरह हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तीसरा मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यस, ये भी प्लेजर पे नहीं है। एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यस, ये भी प्लेजर पे नहीं है। तो 2, 3 एंड 4 ये सब प्लेजर पे नहीं है। ओके, देख लो यहाँ पे ये नहीं है एंड पहला था अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट मूव करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द पद्म अवार्ड के बारे में पूछा है। तो ये पद्म अवार्डी कैन बी गिवन ए हायर अवार्ड ओनली आफ्टर द 5 years ऑफ द कन्फर्मेंट ऑफ द एर्लियर अवार्ड, यस, 5 साल पे के बाद ही दूसरा अवार्ड दिया जाएगा। दूसरा है द पद्म अवार्ड कमेटी इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, यस।
तीसरा है देयर इज ए प्रोविजन फॉर द सीकिंग द रिटन कंसेंट ऑफ द रेसिपिएंट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द अवार्ड्स। नहीं भाई, ऐसा कोई लिखित नहीं देना होता। ओके, अब जानते हैं इसको। ये बेसिकली पद्म अवार्ड जो है एनआरआई एंड फॉरेनर्स को भी दिया जाता है, और इसको भारत रत्न के साथ 1954 में जोड़ा गया है, जिसमें पद्म अवार्ड में 3 आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म श्री एंड पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण, तीसरा है पद्म श्री। ओके, तो ये अपने सेल्फ नॉमिनेट कर सकते हो आप। ओके, और फिर इसमें तो 1 and 2 राइट है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है एंड द कंट्री कहाँ से लिया गया है वो। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? यूएस से। तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया, इधर सामने दिया है। तो फ्रांस से यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी लिया गया है, एंड द डीपीएसपी ये आयरलैंड से लिया गया है, सही है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से, यस। तो 2, 3 सही है इसका, आप देख लो 2, 3 इज द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विद रेफरेंस टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है it has been the empowered to conduct elections to panchayats through the 73rd Constitution Amendment Act, yes। दूसरा है the functions of the delimitations reservations and the rotations of the panchayat seats is vested in state election commission, yes। दूसरा है स्टेट इलेक्शन कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड टू द गवर्नर, नो। ओके, ये रिपोर्ट कहीं नहीं करता है, और तो इसका 1 and 2 इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर है कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स, कमीशन पूछा है, और द फॉल्स अंडर किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। तो ये जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में नहीं आएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में आएगा। दूसरा है नेशनल कमीशन फॉर द वीमेन, तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ द वीमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट में आएगा। तीसरा है नेशनल कमीशन फॉर द एसटी, तो ये बेसिकली ट्राइबल में आते हैं। ओके, देन इसका सही है, सॉरी, तो इसका सही क्या है? तो इसका 2 and 3 सही है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 34। विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है फाइनेंस कमीशन के बारे में, इट इज द क्वासी जुडिशियल बॉडी, यस, ये सिविल मामलों को देखता है। दूसरा द मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर द 5 years और द टिल 65 years ऑफ एज, नो, ये सब नहीं डिसाइड है, बेसिकली ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे होता है। और थर्ड है द मेंबर्स आर द एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, यस, मेंबर्स अपॉइंटमेंट फिर से हो सकता है, तो इसका सी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 35। करंट का है, रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक वाज अवॉर्डेड शेड्यूल बैंक स्टेटस बाय द आरबीआई। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है एवरी शेड्यूल बैंक इज एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ द क्लियरिंग हाउसेस, यस। दूसरा है पेमेंट्स बैंक कैन प्रोवाइड द डेबिट एंड द एटीएम कार्ड, यस। ओके, जब ये शेड्यूल बैंक का स्टेटस पा जाता है तो। थर्ड है पेमेंट्स बैंक डिपॉजिट्स लिमिट इन द आरएस 1 लाख पर पर्सन, नहीं, ये 2 लाख पर पर्सन है। ओके, पेमेंट बेस्ड इसलिए इसका एम है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ओके, एंड ये जो शेड्यूल बैंक स्टेटस है ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत आता है, तो ये सब पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 है इंडिया हैज बीन यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज द बेसिक फ्रेमवर्क विद इन व्हिच ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑपरेट्स, which of the following are not the reason for it। तो
कौन रीजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फ्रेमवर्क के लिए, तो द जुडिशरी एंड द पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हैव शोन flexibility in the implementation of the constitution. Yes, the basic framework of the constitution suits our country. Yes, and तीसरा है the constitution makers were very far sighted and the provided for the solutions for the many situations. Yes, and fourth है the constitution for of India is ये sacred documents and cannot be changed. नहीं भाई, ये चेंज किया जा सकता है. ओके, देन ये रॉन्ग है डी ऑप्शन, तो डी इसका होगा आंसर. नेक्स्ट मूव करते हैं 37 है हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर ऑफिस आइदर इन द सेंटर और द स्टेट आफ्टर दे सीजेस टू होल्ड देयर द रिस्पेक्टिव ऑफिसेस. तो बेसिकली इसमें कैग नहीं होगा, बाकी सब लोग होंगे. अटॉर्नी जनरल होगा एंड द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी कमीशन के होंगे. चेयरमैन का एवरी अपॉइंटमेंट नहीं होगा, तो ये ध्यान में रखना है. और जो अटॉर्नी जनरल है वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है, बेसिकली वो फुल टाइम जॉब नहीं होती उसकी, वो बेसिकली वर्क करता है ये प्राइवेट. ओके, और वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है अगर वो मामला गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना हो तो ये याद रखना है. तो इसका बी सही है. ओके, देख लो अब बी इसका सही है. ओनली वन कैग. और फिर 38 देखते हैं. 38 है which of the following functions are performed by the National Commission for Scheduled Tribes. ओके, तो उसके बारे में कौन कौन सा सही है, तो देखते हैं. पहला, to suggest measures to be taken over the conferring the ownership rights in the respect of the minor forest produce to the ST living in forest areas. Yes. दूसरा है to inquire into specific complaints with respect to the deprivations of the rights and the safeguard of the STs. Yes. तीसरा है to suggest measures to be taken to the ensure the full implementation of the provisions of Panchayati extension the schedule areas एक्ट 1996 यानी कि पैसा 1996. यस, ये तो ये सभी लागू होता है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स. तो इसमें सारे सही हैं, आप देख लीजिए. सो इसमें सारे सही हैं. ओके, लास्ट का ऑप्शन आप देख लो. फिर ये नेक्स्ट मूव करते हैं 39 नंबर. सॉरी, 39 नंबर देखते हैं. which of the following envisaged as the rights against the exploitation in the Constitution of India. ओके, तो ये आर्टिकल 23 एंड द 24 के बारे में पूछ रहा है. तो पहला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड द डिटेंशन. नहीं, ये आर्टिकल 22 के तहत है, अरेस्ट एंड डिटेंशन. दूसरा है प्रोहिबिशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज. यस. ओके, अगर वो 14 साल से ऊपर है, कम है, तो उसको प्रोहिबिट किया जाता है आर्टिकल 24 के तहत. एंड 3 है प्रोहिबिशंस ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड द फोर्स्ड लेबर. यस, ये आर्टिकल 23 में है. ओके, देन सी इज द राइट आंसर, 2 and 3. ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. Which of the following statements are the correct with regard to the India Independence Act 1947? तो पहला है it provided that India can alter any law made by the British in relations to India, including the India Independence Act 1947 itself. Yes. ओके, ये सब था. दूसरा, इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल इन इंडिया. नहीं भाई, ये नहीं था. ये गवर्नर जनरल बाद में भी बने रहते हैं. ओके, टिल 1950 तक. तीसरा है
Though it declared India as a independence, it did not proclaim that the lapse of the British paramountcy over the Indian princely state. नहीं भाई, सब कुछ खत्म हो गया था, सॉवरेनिटी हो गई थी, सॉवरेन इंडिया हो गया था। तो इसका ओनली वन इज राइट, यानी कि ये सही है। और फिर 41 नंबर देखते हैं। If any foreign territory becomes a part of the India, then the power to the specify that the people of ये foreign territory shall be the citizen of India is vested in the, तो ये यूनियन गवर्नमेंट में आएगा। ओके, मिनिस्टर ऑफ द होम अफेयर्स। पांडुचेरी के केस में देखा गया था 1962 में। फिर यहाँ के पांडुचेरी के लोगों को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत नागरिकता दी गई थी, सिटीजनशिप। ओके, देन फिर नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following statement is are correct regarding Articles 17 abolitions of the untouchability? ओके, तो इसमें अनटचबिलिटी से रिलेटेड क्या है? तो पहला है इट एबॉलिश द अनटचबिलिटी एंड इट्स द प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, यस। दूसरा, अनटचबिलिटी हैज बीन डिफाइंड अंडर द आर्टिकल 17, नो, डिफाइन नहीं किया गया। थर्ड है इट इज द अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, नो, प्राइवेट के पे भी है। ओके, और फिर है इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, यस। तो 1 and 4 इज राइट, बी ऑप्शन। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 43 है, जो कि करंट पे है। डार्क जीनोम पूछा है, ऑफेंसिव न्यूज रिफर्स टू, तो बेसिकली ये है दोज रीजन्स ऑफ डीएनए ऑफ विच वी हैव द मिनिमल नॉलेज एंड हुज द बायोलॉजिकल फंक्शंस आर नॉट नोन मच। ओके, तो उसी के बारे में। तो नेक्स्ट फिर मूव करते हैं 44 क्या कह रहा है? 44 है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पहला है 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन शुड बी द पर्सन्स फ्रॉम द SC ST एंड OBC, नो, ये ऐसा मेंशन नहीं है। ओके, दूसरा है मेंबर्स ऑफ द SP SC कैन बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर ऑन द रिस्पेक्टिव स्टेट, नो, प्रेसिडेंट हटाएगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी मेंबर्स को। ओके, और अपॉइंटमेंट करेगा गवर्नर, ये ध्यान में रखना है। फिर 45 पे चलते हैं। 45 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमेटी एक्सेप्टेड लैंग्वेज हैज द क्राइटेरिया फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। तो ये बेसिकली फजल अली कमीशन एक्सेप्ट किया था, 3rd नंबर सही है, यानी कि 3 सही है। और जो धर थे और जो JBP थे, ये इन्होंने रिजेक्ट किया था। ओके, और लेकिन इन्होंने 1 स्टेट 1 लैंग्वेज को भी रिजेक्ट किया था फजल अली ने, तो ये ध्यान में रखना। लैंग्वेज को तो एक्सेप्ट किए थे, लेकिन 1 स्टेट 1 लैंग्वेज ये ऐसा कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किए थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं 46 है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट chairpersons of the National Human Rights Commission NHRC and the State Human Rights Commission HSRC are the appointed by the President of India, नहीं, जो SHRC है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट होगा। Only the President of the India can remove the chairpersons of the NHRC and the SHRC, yes, दोनों को प्रेसिडेंट ही हटाएंगे, स्टेट लेवल के भी और सेंट्रल लेवल के भी। तो इसके बी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 47 क्या कह रहा है? ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस मस्ट सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी कंडीशन इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स अंडर द आर्टिकल 26। तो ये कौन कौन चीज़ मैनेज करेगा आर्टिकल 26? तो ये बेसिकली ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स विद ये सिस्टम ऑफ द बिलीफ, यस। दूसरा है ये ग्रुप विद ये कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, यस। तीसरा है कलेक्टिव हैज ए डिस्टिंक्टिव नेम्स, यस। और द ग्रुप ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट की बात नहीं करता। ओके, तो ये गलत होगा। फिर 5th देखते हैं ये लीडर हुज द
प्रीसेस, ये डिस्टिंक्ट डॉक्ट्रिन, नो ये भी नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 48 नंबर। Which of the following is are the fundamental duties under the part 4A of the constitution? तो पहला है to develop scientific temper and the humanism। yes, scientific temper and humanism की बात करता है। और दूसरा है to encourage the participation of the workers in the management of the industries। नहीं भाई, ये आर्टिकल 43 DPSP के अनुसार है। और to pay taxes, टू कास्ट वोट, नहीं भाई ये सब कुछ नहीं है, ये इसको अदर कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान है बट इसमें नहीं है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ बेसिकली सोनसिंग कमेटी 1976 के तहत रिकमेंडेड है और इसमें 10 उनको लिया गया था, प्लस ये टैक्स को भी रिकमेंड किए थे। ओके, बट उसको नहीं माना गया था। और एक अलग से 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2006 में एजुकेशन को जोड़ा गया। ओके, द नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसका आंसर आप जान लो ए है। नेक्स्ट 49 नंबर। Which of the following elements form a part of the basic structure of the constitution as the laid down by the various court judgment? तो पहला है secular character, yes। दूसरा separation of power, yes। between the legislative and the executive, yes। तीसरा है socialist state, no। ये ध्यान में रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर में सोशलिस्ट नहीं है। और फोर्थ द प्रिंसिपल ऑफ द रीजनेबलनेस, यस रीजनेबलनेस भी है। तो और देख लेते हैं क्या क्या है इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में। तो सॉवरेनिटी है, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 50। ओके, 50 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉमन टू द बोथ इंटरेस्ट ग्रुप एंड द पीपल्स मूवमेंट? तो कौन कौन कॉमन है? तो बोथ अटेम्प्ट टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिक्स विदाउट डायरेक्टली टेकिंग द पार्ट इन द इलेक्टोरल कंपटीशन, यस। ओके, और बोथ हैव, दूसरा है बोथ हैव द लूज ऑर्गेनाइजेशन वेयर द डिसीजन मेकिंग द इनफॉर्मल एंड द फ्लेक्सिबल, नो। जो बेसिकली इंटरेस्ट ग्रुप है वो लूज ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ध्यान में रखना है। ओके, एंड बोथ आर द लार्जली डिपेंडेंट ऑन द स्पॉन्टेनियस मॉब पार्टिसिपेशन, नो। जो पीपल्स मूवमेंट्स है वो मास मूवमेंट पे डिपेंड करता है, मास मूवमेंट। तो इसका ये ऑप्शन इज राइट होगा। ओके, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है एन अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द प्रायर परमिशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, नो। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए प्रायर परमिशन नहीं चाहिए, ओके, प्रेसिडेंट का। तो पहला गलत। दूसरा देखते हैं, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय ए सिंपल मेजॉरिटी, नो। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ओके, मतलब 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, ओके। तो दोनों गलत हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही है। और देखते हैं कुछ जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बेसिकली आर्टिकल 368 के अंतर्गत होता है। ये दोनों हाउस में लाया जा सकता है और मिनिस्टर एंड द प्राइवेट मेंबर दोनों इसको ला सकते हैं। एंड इसमें जॉइंट सेटिंग नहीं होगा, ओके। एंड जो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए होगा, ओके, कोई भी प्रोविजन है जो फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है, तो उसके लिए 50% यानी कि आधे से अधिक राज्यों की अनुमति लेनी होगी, ओके। और प्रेसिडेंट जो है इस पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए वो परमिशन देगा ही, एसेंट उसका वो अनिवार्य रूप से देगा, ओके। तो इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला है, द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन derives its authority from the Constituent Assembly of India, no।
ये पीपल ऑफ इंडिया से ड्राइव करती है, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में हम इसको बोलते हैं ना, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया। ओके, तो वो पीपल ऑफ इंडिया से ड्राइव करती है अपनी अथॉरिटी, मतलब अपनी पावर को। ओके, तो पहला गलत। दूसरा देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड टू बिगिन विद ये प्रियम्बल। नो, फर्स्ट था यूएस। ओके, इसके बाद मेनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्टेड दिस। ओके, एंड थर्ड देखते हैं, प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव क्लियरिटी इन इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, ओके, देन इसका बी सही है, 3 ओनली। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 53। 53 है, if the president of India exercises his power as provided under article 359 of the constitution then। ओके, तो 359 बेसिकली नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है और ये एक्सटेंडेड किया जा सकता है इंडिया और ये पार्ट ऑफ किसी रीजन के लिए। तो बेसिकली ये 359 जो है, द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ सम फंडामेंटल राइट्स। ओके, इसका ये काम है। और अकॉर्डिंग टू 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 जनता पार्टी के द्वारा आर्टिकल 20 एंड 21 को प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये याद में रखना, इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 54। 54 करंट का है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन रिसेंटली इन न्यूज। तो बेसिकली ये था ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन एमंग डिफरेंट स्पीसीज। ओके, ट्रांसप्लांटेशन की बात था, बेसिकली ये न्यूज में था क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक पिग का हार्ट को ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया गया था, लेकिन ये फेल हो गया आफ्टर 2 मंथ और उस व्यक्ति की डेथ हो गई। ओके, तो 20 का सही है। नेक्स्ट देखते हैं 55। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मार्शल लॉ इन इंडिया। तो मार्शल लॉ के बारे में पहला देखते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 34 डिफाइन मार्शल लॉ। नो, डिफाइन नहीं करता है, आर्टिकल 34 में तो है बट डिफाइन नहीं करता है, तो गलत है पहला। दूसरा, बोथ मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। यस, ओके, तो बी सही है इसका। नेक्स्ट मूव करते हैं 56। 56 है, विद रेफरेंस टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट SC एंड द शेड्यूल ट्राइब STs while implementing the reservation in the promotion in India, consider following statement। तो पहला है, the state is obligated to collect quantifiable data showing that inadequacy of representation of section of the people in the public employment। yes, उसे क्वान्टिफाइबल डाटा रखना होगा स्टेट को। ओके, अकॉर्डिंग टू M नागराज 2006 के केस में एंड द जर्नल सिंह 2018 केस में। दूसरा देखते हैं, assessment on the inadequacy of the representation of reserved categories in promotional post is left to the central government। no, ये स्टेट गवर्नमेंट में होता है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट के इसमें पावर है कि वो रिजर्व करेगा। ओके, तो ये गलत है, तो ओनली 1 सही है, यानी कि ये देखो ओनली 1 ऑप्शन ये। नेक्स्ट मूव करते हैं 57। 57 है, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इंट्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो पहला क्या हुआ था, पहला देखते हैं, पावर टू इशूज ऑर्डिनेंस इन द इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस आया था। यस, तो पहला सही है, बेसिकली इसका 6 मंथ लाइफ था। दूसरा, नॉमिनेशन ऑफ इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर टू वायसराय काउंसिल्स। यस,
नॉन ऑफिशियल मेंबर अपॉइंट किए गए थे वायसराय काउंसिल में, तो उसमें कैनिंग के द्वारा फर्स्ट टाइम किया गया था 1858 में। तो और उसमें कौन कौन थे? 1862 में बनारस के राजा थे और महाराजा थे पटियाला के, और सर दिनकर राव थे। ओके, 3 लोग थे। एंड थर्ड है द न्यू ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। नो, ये 1861 के तहत नहीं है, 1858 के तहत है न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। ओके, तो इसका बी सही है, 1 and 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 58 है द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो यूनियन ऑफ इंडिया है बेसिकली वो स्टेट्स को केवल इंक्लूड करता है, तो ये ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो यूनियन टेरिटरी एंड टेरिटरीज इंडिया में एक्वायर इन द फ्यूचर ये सब नहीं करता, क्योंकि वो सेंटर का पार्ट होता है। और यूनियन ऑफ इंडिया बेसिकली स्टेट्स को इंक्लूड करता है, तो ऑप्शन ये सही है, ओनली 1। नेक्स्ट मूव करते हैं 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। तो पहला है वाटर लाइट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशरी। नो, सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है ये बेसिकली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है, एसओपी सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, तो पहला गलत। दूसरा द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, यस ये तो है ही है। तीसरा देखते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, नो। ओके, ये फीचर नहीं है, बेसिकली ये डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, स्टेट को ऑटोनॉमी दी जाती है, तो बी केवल सही है। ओके, ये दोनों में हो सकता है। और तो ये फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 60 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, इट इज ए लीगल राइट, यस। It can be curtailed by an ordinary law of the parliament, yes. ओके, ये ऑर्डिनरी लॉ लागू होगा, एंड फंडामेंटल राइट लागू नहीं होगा इस पे। ओके, क्योंकि ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में आर्टिकल 19(1)(f) से हटा के दिया गया था बाय द जनता पार्टी। ओके, और इस समय इसकी स्टेटस है पार्ट 12 में आर्टिकल 300 एंड ये में। ओके, तो फिर थर्ड देखते हैं इन केस ऑफ द वायोलेशन द एग्रीवेड पर्सन्स कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स द इन्फोर्समेंट। नो, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते राइट टू प्रॉपर्टी के लिए, पहले हाई कोर्ट जाना होगा। ओके, देन इसका ये सही है, 1 and 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 61 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वर इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कौन कौन इसमें इंक्लूड थे? तो पावर एंड द ऑटो अथॉरिटी, पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शैल फ्लो फ्रॉम द पीपल, यस। दूसरा माइनॉरिटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड एडिक्वेट सेफगार्ड्स, यस। तीसरा इंडिया विल मेक ए फुल एंड द वेलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, यस। ओके, तो ये सब इसमें थे। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेनिटी रिपब्लिक ये सब भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था। तो इसका ऑप्शन ये 1, 2 and 3 राइट है। नेक्स्ट मूव करते हैं 62 है भुनगलोती क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली इन न्यूज। तो ये है स्पीसीज ऑफ प्लांट यूज टू मेक डाइज। ओके, तो ये बेसिकली बुद्धिस्ट मॉन्क असम से संबंधित है, तो याद रखना है भुनगलोटी। नेक्स्ट मूव करते हैं 63 नंबर है मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वर। कौन कौन थे इसमें? तो डायरेक्ट इलेक्टेड, नो डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं थे, इनडायरेक्ट इलेक्टेड थे एंड नॉमिनेटेड थे। तो डायरेक्ट इलेक्टेड में वो थे जो ब्रिटिश प्रोविंस में आते थे, जैसे यूपी, सेंट्रल प्रोविंस यानी कि एमपी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे, ओके,
एंड मद्रास, ये सब आते थे। और नॉमिनेटेड में जैसे कि प्रिंसली स्टेट। ओके, तो इसमें सी सही है 2 एंड 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 64। 64 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड ए लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज ऑफ, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओपन टू चेंजेस एज पर द चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी। यस, यही तो कह रहे थे केशवानंद भारती 1973 में। बेसिक स्ट्रक्चर यही कहता है कि आप जो जरूरी है उसको चेंज कर सकते हो। एंड सेकंड है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स enough flexibility of interpretations for the both the political class and the judiciary। yes, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। सी आंसर इसका सही है 1 एंड 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 65 को। 65 क्या कहता है बेसिकली? 65 है विद रेफरेंस टू यूपीएससी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहला है इट इज मैंडेटरी विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज एंड कैडर मैनेजमेंट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट। नो, ये सब डीओपीटी करेगा, ये यूपीएससी नहीं करता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डीओपीटी करता है। दूसरा, इट प्रेजेंट्स इट्स एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। तो यूपीएससी प्रेजेंट नहीं करता है, प्रेसिडेंट प्रेजेंट करता है बोथ हाउस में। ओके, तो ये भी गलत। तीसरा, its jurisdictions can be extended by an act made by the parliament। yes, इसके बढ़ाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ओनली 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 66 को देखते हैं। According to preamble of the constitution as adopted by the constituent assembly, which of the following adjectives were used to define the Indian republic? तो कौन कौन से थे? तो इसमें बेसिकली उस समय जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में था तो सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था, और जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर है ये तो जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। ओके, तो इसका बी सही है 2 एंड 4। अब इसको हम क्रम वाइज भी देख लेते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक आता है, तो इसे क्रम याद रखना है, तो इसका बी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 67 है विद रेफरेंस टू जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है इट कैन बी क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स कंसर्न्ड। यस, ओके, चूंकि ये पूछा है कि कौन नहीं सही है, नॉट करेक्ट। ओके, तो प्रेसिडेंट नहीं पार्लियामेंट करता है, तो इसलिए गलत हो गया। इट कैन बी क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न। ओके, प्रेसिडेंट नहीं। दूसरा, इट्स मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ द 6 ईयर और अंटिल दे अटेन टू एज ऑफ द 62 ईयर्स विच इज अर्लियर। यस, ये सही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में काम करना होता है तो 6 ईयर या 62 ईयर। तीसरा है इट प्रेजेंट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। यस, ये भी गलत है क्योंकि कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को प्रेजेंट करेगा। ओके, तो 1 एंड 3 गलत है इसमें। ओके, वो पहला होगा पार्लियामेंट और दूसरा होगा स्टेट गवर्नमेंट में देना होता है, तो इसका सी सही है 1 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन को। विद रेफरेंस टू द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो द ऑफिस ऑफ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नो, ओके, ये मेंशन नहीं है। अटॉर्नी जनरल केवल मेंशन है आर्टिकल 76 के तहत, सॉलिसिटर जनरल मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखना। दूसरा, द रोल ऑफ द सॉलिसिटर जनरल इज टू असिस्ट द अटॉर्नी जनरल इन द फुलफिलमेंट ऑफ हिज द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस, ये सही है। ओके, और इसमें 76 में सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये नहीं आते हैं, केवल अटॉर्नी जनरल आते हैं, तो ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन को। Who among the following first put forwards the idea of
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, तो एम एन रॉय बेसिकली फर्स्ट थे 1934 में। ओके, सीपीआई लीडर थे ये। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया था। ओके, पहली बार, तो याद रखना बी नेहरू, एम एन रॉय। फिर देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो। पहला है, इट इज कमिटेड टू द प्रिंसिपल दैट अटैक अगेंस्ट वन ऑन इट्स मेंबर इज कंसिडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल। यस, ओके। दूसरा है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन द ब्रुसेल्स, बेल्जियम। यस, तो नाटो को बेसिकली वाशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं। ओके, तो याद रखना, इसमें 30 कंट्रीज मेंबर हैं। नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में यूएस और अदर यूरोपियन कंट्री। ओके, तो ये ध्यान में रखना है, सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 71, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, द कन्वर्जन ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इनटू ए यूनिटरी one during an emergency has been borrowed from the Weimar Constitution of in Germany। No, जो यूनिटरी का फेडरल से यूनिटरी हो जाता है जब इमरजेंसी के समय, तो ये यूनिक फीचर है इंडिया का। ओके, ऐसा ये कहीं से लिया नहीं गया है। दूसरा है, द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इज ए यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नो, ये लिया गया है वेमनार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। ओके, देन डी, नाइदर वन एंड नॉर टू, तो डी है इसका। नेक्स्ट देखते हैं 72। 72 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। तो पहला है, एनी बिल कंटेम्पलेटिंग द चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, ये सही है, प्रायर रिकमेंडेशन होना चाहिए प्रेसिडेंट को। दूसरा, आर्टिकल 3, द पार्लियामेंट्स पावर टू डिमिनिश द एरियाज ऑफ ये स्टेट इंक्लूडिंग द पावर टू सीट इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन स्टेट। नो, सीट का अधिकार नहीं है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा। ओके, तो ये गलत हुआ। जैसे कि आप बांग्लादेश को अपनी टेरिटरी दिए थे तो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। ओके, ये याद में रखना। फिर थर्ड देखते हैं, एनी बिल एमिंग टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स शैल बी पास्ड इन द पार्लियामेंट बाई ए स्पेशल मेजॉरिटी। नो, स्पेशल मेजॉरिटी से स्टेट असेंबली में पास होगा, बट जो पार्लियामेंट है वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। तो ये सही है, ओनली वन। नेक्स्ट देखते हैं 73। 73 क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में पूछ रहा है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। यस। दूसरा है, he must be at least 35 years of age to be appointed as एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। नो, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता कि 35 ईयर एज आप हो जाए तुम्हारा तब होगा। तीसरा है, हिज रेम्यूनरेशन इज डिसाइडेड बाय द गवर्नर। यस, ओके, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को नहीं है, तो ये रेम्यूनरेशन बेसिकली गवर्नर डिसाइड करता है। ओके, तो इसका सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर। 74 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग writs can be issued against the private individuals as well as the public authority। तो ये बेसिकली दोनों को केवल हैबियस कार्पस जो होता है वो जारी किया जा सकता है, दोनों को, प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटी को। तो और जो मैंडेमस प्रोविजन एंड द सेक्रेटरी होता है ये बेसिकली केवल पब्लिक अथॉरिटी के लिए होता है। ओके, तो इसका ये सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 75।
75 नंबर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला है द पावर टू मेक लॉज अंडर द आर्टिकल 33 इज conferred only on the parliament and not on the state legislature। yes, केवल पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। और दूसरा है द लॉज मेड अंडर द आर्टिकल 33 कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यस। तीसरा है लॉ मेड अंडर द आर्टिकल 33 कवर्स ओनली द combatant employees and the officials of the armed forces। नो, इसमें बहुत सारे लोग भी होते हैं जैसे कि आम में नाई, कुकिंग, ये सब जो काम करते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। ओके, टेलर वगैरह। तो ये ध्यान में रखना है। इनका सबका फंडामेंटल राइट कट हो जाता है, जैसे आर्मी या पैरामिलिट्री, ओके, और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, ये सब डिसिप्लिन बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 76। तो इसका ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं 76। 76 है विद रेफरेंस टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कैग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहला है ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड द अकाउंटेंट डिपार्टमेंट। यस। दूसरा ही होल्ड ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ द 5 ईयर और द अप टू द एज ऑफ द 70 ईयर्स व्हिच एवर इज एर्लियर। नो, 6 ईयर या 65 ईयर है। ओके। तीसरा है द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कैन बी रिप्रेजेंट द कैग इन द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द हिज एब्सेंस। नो, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ओके। तो कैग बेसिकली आर्टिकल 148 के तहत आता है, तो इसमें ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन को। 77 which of the following situations can be considered the proper for the imposition of president rule in a state। तो प्रॉपर पूछा है, प्रॉपर फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन ये स्टेट। तो पहला है माल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट, नहीं, ये इम्प्रॉपर है। ओके, यानी कि करप्शन, तो ये इम्प्रॉपर है। दूसरा प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट में इस आधार पे, किस आधार पे लगेगा, तो यही पूछ रहा है, प्रॉपर होता है कि इम्प्रॉपर होता है। तो इम्प्रॉपर में करप्शन आता है। ओके, तो पहला नहीं हुआ क्योंकि प्रॉपर पूछा है। दूसरा, ये गवर्नमेंट इज डेलिबरेटली एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, अगर अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के तो। तीसरा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसरिगार्डेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यस, ऐसा करने पर भी लागू हो जाएगा। और ओके, तो प्रेसिडेंट रूल्स बेसिकली आर्टिकल 356 के तहत आता है। और सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे कुछ सरकारी आयोग है 1988। बम्बई केस भी इससे रिलेटेड है 1994 का। ओके, तो ये सब है। पुंछी एंड ये सब, राजमन्नार, ये सब कमेटियाँ हैं सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन पे। तो इसका सी सही है, देख लो, सी सही है। सॉरी, 76 का सी सही है। 77 नंबर, ये 77 है, 77 में सी सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 78। Which of the following provisions were added to the Constitution through the constitutional amendments? तो पहला है the president has to act in accordance with the advice of the council of ministers। yes, ये आर्टिकल 74(1) में है, ये जो कि 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ा गया है। दूसरा है all citizens who are not less than 18 years old are entailed to vote in the elections of the Lok Sabha। yes, इसको जोड़ा गया है 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के तहत, जिसमें उम्र को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया है। ओके। थर्ड है द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड द एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ओके, तो बेसिकली ये आर्टिकल
15(4) में जोड़ा गया है। ओके, तो ये सब था, तो इसमें डी सही है, 78 में डी सही है, 1, 2 एंड 3 ऑल। नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर। 79 है, रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स detected a rare Gantt eruptions from the ultra-long period magnator in space. In this context, consider the following statements about the ultra-long period magnator. तो ये basically ये पहला, these are the high energy neutron stars that possess इंस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड्स, यस। दूसरा है, द इमिशंस ऑफ द मैग्नेटर्स इज हाईली लीनियरली पोलराइज ब्राइट एंड इज विजिबल अक्रॉस ये ब्रॉड फ्रीक्वेंसी रेंज, यस। तो ये दोनों सही है, 1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर, डीपीएसपी के बारे में। द directive principle of state policy have been useful to India because, इसका कारण क्या है, they are the intended to fill in the vacuum in the part 3rd by providing for social and economic rights, yes। दूसरा है, they help courts in exercising judicial review, yes। तीसरा है, they enable the oppositions to exercise influence and control over operations of the government, yes। तो ये तीनों सही है, 1, 2 एंड 3, डी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं 81। ये सिटीजन में लूज हिज और हर सिटीजनशिप व्हेन ही एंड सी। तो पहला है, voluntarily acquires the citizenship of any other foreign states, yes। अगर वो दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता चली जाएगी, यस। दूसरा, unlawfully traded or the communicated with the enemy during a war, yes, इसमें भी चली जाए। तीसरा, obtain citizenship by fraud, yes, इसमें भी चला जाए। बेसिकली ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत सिटीजनशिप लॉस करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 82। 82 अकाल तख्त के बारे में। तख्त थ्रोन इज ये सीट ऑफ टेम्पोरल अथॉरिटी फॉर 6। इन दिस रिस्पेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, एट प्रेजेंट 6 रिकॉग्नाइज 5 प्लेसेस एट द तख्त विच आर इन द पंजाब। नो, सभी पंजाब में नहीं है, ओके, केवल 3 पंजाब में, 2 बाहर है। दूसरा है, 4 तख्त आर लिंक्ड टू गुरु गोविंद सिंह, यस, 4 गुरु गोविंद से, 1 हरगोबिंद से है। ओके, तो दूसरा सही है। तीसरा देखते हैं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपॉइंट्स द जाथेदार टू ऑल द तख्तास। नो, गुरुद्वारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक केवल जो पंजाब का है उसको देखता है। ओके, आउटसाइड के लिए अपना अलग बोर्ड है। ओके, जो पंजाब में 3 है उसके लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक देखता है। अदर जो हैं बाहर आउटसाइड पंजाब, उसके लिए अलग उसकी बोर्ड बनी हुई है, वो देखता है। तो तीसरा भी गलत, यानी कि बी ओनली 2 सही है। अकाल तख्त को हम जानते हैं, ये अकाल तख्त ओल्डेस्ट है बेसिकली, जो अमृतसर में बाई हरगोबिंद, ये हरगोबिंद की तरफ बनाया गया एंड 1606 में बना था अमृतसर में। 1984 में यहीं पे जो भिंडरवाला था उसको कब्जा कर लिया था। देन ब्लू स्टार चला था यहाँ पे एक ऑपरेशन बाई द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, और इसी के मामले में इंदिरा गांधी जी का एसेसिनेशन होता है। इसके बाद दिल्ली राइट्स होता है 1984 में, तो ये सब इसी से लिंक है। फिर देखते हैं 83 है, which among the following constitutional amendments fall outside the scope of Article 368। तो
कौन से इससे बाहर हैं ये पूछ रहा है। अमेंडमेंट 368 के कौन कौन बाहर हैं, तो पहला है टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप, यस ये 368 में है। क्रिएशन ऑफ द लीगल काउंसिल इन द स्टेट्स, यस ये भी नहीं आता। और आता है ये इंक्लूजन्स ऑफ द न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यस ये आएगा 368 में। फंडामेंटल राइट एंड DPSP जो है वो 368 में आता है। ओके, देन डी इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 84 है, विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है ही मस्ट बी ये पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यस। दूसरा है he receives such remunerations as the parliaments may determine। पार्लियामेंट नहीं डिटरमाइन करेगा, आप प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे, तो दूसरा गलत है। तीसरा है he can take part in the proceedings of both the house of parliaments or their joint setting, yes। ओके, ये he can take part in the proceedings of the both house of the parliament और देयर तो जॉइंट सेटिंग, ये सभी में भाग ले सकता है। देन 85 है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड कम अंडर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एक्सरसाइज ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(2) में कौन कौन आते हैं ये पूछ रहा है। ओके, तो बेसिकली लीकिंग द क्लासिफाइड मटेरियल्स बाय द इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, यस ये भी आएंगे। दूसरा है गिविंग स्पीच टू टेक अप आर्म, यस ये भी आएगा। तीसरा है स्पीच विच कैन हम्पर द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन द लोकसभा, नो ये नहीं आएगा। चौथा है कंटेम्प्ट ऑफ कोड, यस कंटेम्प्ट ऑफ कोड आता है। ओके, फॉरेन रिलेशंस को भी रोकता है, अगर आप किसी फ्रेंड नेशंस को गलत उसके बारे में फैलाओगे तो वो भी आएगा, यानी। और दूसरा है पब्लिक ऑर्डर को भी आएगा, तो ये सब आते हैं। और जो आर्टिकल 19(1) ABCDE है उसमें जो है आपको राइट दिया गया, और जो 19(2) है उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। ओके, देन ये इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 86 में, इसका ये सही है। 86 देखते हैं जो कि DPSP पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल। तो पहला है टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, नो ये नहीं है। ये बेसिकली इसमें आता है, सोशल में आएगा। ओके, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है। दूसरा देखते हैं टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स and the standard of the living of the people and to improve the public health, no ये भी नहीं आएगा। ओके, न्यूट्रिशन बेसिकली ये भी सोशल में आएगा। तीसरा है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो them with the necessary powers and the authority to enable them to function as the units of self government, yes ये आएगा विलेज पंचायत आर्टिकल 40। ओके, अब देखते हैं गांधीयन में कौन कौन से आते हैं। तो गांधी में आर्टिकल 40 आता है पंचायत, विलेज पंचायत, एंड 43 आता है कॉटेज इंडस्ट्री, एंड आर्टिकल 43 भी आता है जो कि कोऑपरेटिव पे है, एंड 46 आता है जो कि बीकर सेक्शन में, 48 भी आता है। ओके, स्लॉटर ऑफ काउस, ओके इसमें भी आता है, एंड 47 जो है वो ये भी आता है लिक्विड ड्रिंक पे है 47। और लिबरल में क्या क्या आते हैं, 44 UCC आते हैं। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 में 0 to 6 चाइल्डहुड केयरिंग आता है। 48 ए में इन्वायरमेंट, 49 में मूव मोनूमेंट्स, एंड 50 में जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को अलग अलग किया गया सेपरेशन, एंड 51 में इंटरनेशनल पीस एंड द स्टेबिलिटी। ओके, अब सोशल में देख लेते हैं क्या। आर्टिकल 38 इसमें सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई। आर्टिकल 39, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, आर्टिकल 42 ह्यूमन कंडीशंस, एंड 43 लिविंग बेस, एंड 43 ये वर्कर्स मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन की बात करेगा। 47 बेसिकली न्यूट्रिशन की बात करेगा।
तो ये सब इसमें आते हैं, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका क्या सही है, बी सही है, ओनली 3, ये देखो बी सही है, ओनली 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 87, which of the following protection is are the available as a fundamental rights under the constitution to a persons detained under ये preventive detention law। ओके, preventive detention law के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो the grounds of detention should be communicated to the detainee even if it is against the public interest। नो, ये नहीं लिया जाएगा। ओके, बिकॉज तो इसे डिटेन्यू नहीं, बेसिकली हेल्ड इन द कस्टडी में लिया जाएगा, तो पहला गलत है। दूसरा, द डिटेन्यू मस्ट बी रिलीज आफ्टर द 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट अथॉरिटीज फर्दर डिटेंशंस। नो, ये 24 घंटे में नहीं रिलीज होगा क्योंकि मजिस्ट्रेट अथॉरिटी है। ओके, ये मैक्सिमम 3 मंथ तक बढ़ाया जा सकता है। ओके, एडवाइजरी बोर्ड के और जो जज ऑफ हाई कोर्ट के होंगे वो उनकी एडवाइजरी बोर्ड होगी, वो रिकमेंड करेंगे तो 3 मंथ से अधिक भी बढ़ाया जा सकता है, वैसे 3 मंथ होता है। ओके, थर्ड है द डिटेन्यू मस्ट बी ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक ये रिप्रेजेंटेशंस अगेंस्ट द डिटेंशन। यस, ये होता है। ओके, तो ये सब आर्टिकल जो डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये आर्टिकल 22 में आते हैं। ओके, तो ये इसका सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 88 है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन ये स्टेट रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल। नो। ओके, प्रेसिडेंट एनी टाइम कर सकता है। और दूसरा है 44 अमेंडमेंट्स एक्ट ऑफ 1978 रिस्ट्रेंड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सटेंड ये प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। यस, ओके, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो बढ़ा सकता है टाइम को। तो ये बी सही है इसमें। ओके, द नेक्स्ट मूव करते हैं 89 है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहला है इट वाज ए फुली सॉवरेन बॉडी। यस, फुली सॉवरेन बॉडी थी। दूसरा, इट कुड एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। यस। तीसरा है प्रिंसली स्टेट नेवर ज्वाइन द असेंबली। नो, ज्वाइन किए थे भाई, तो तीसरा गलत है, तो 1 and 2 इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो पहला देखते हैं, इट डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू रिजर्व्ड एंड द ट्रांसफर्ड। यस, प्रोविंशियल लेवल पर डिवाइड किया गया था इन 1919 में। दूसरा, इट इंट्रोड्यूस ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स एट द सेंटर विद द अपर एंड द लोअर हाउसेस। यस, ये भी किया गया था। तीसरा है, दिस एक्ट अथराइज्ड स्टेट टू एनेक्ट देयर ओन बजट। यस, ये भी दिया गया। फोर्थ है, इट प्रोवाइडेड, यानी कि डी, इट प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, सिख एंड एंग्लो इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम। नो, मुस्लिम को 1909 में दे दिया गया था। ठीक है, तो ये गलत हुआ, तो यही इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट मूव करते हैं 91 में। बेसिकली एक पैरा दे रखा हो, पर्सनालिटी पूछा है तो पढ़ रहा हूँ पैरा, सुनो। ही वॉज बोर्न इन तमिलनाडु and he is the most respected acharya in the philosophy of the Sri Vaishnavism. He is the famous as the chief proponent of the Vishisht Dvaitvad sub schools of the Vedanta and wrote the influential text such as Bhashya. Which of the following personalities is being described in the passage given? तो वेरी सिंपल, ये हैं श्री रामानुजाचार्य। ओके, क्योंकि विशिष्ट द्वैतवाद फिलॉसफी पूछ रखा है और वैष्णविज्म है, तमिलनाडु है, तो ये सब गेस कर सकते हैं तुरंत। श्री रामानुजाचार्य, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 92 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सिटीजन ऑफ इंडिया ओई एलिजेंस टू द बोथ द यूनियन एंड स्टेट। नो, केवल यूनियन में होता है सिटीजनशिप रिलेटेड। ओके, भारत में।
और दूसरा सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में। दूसरा, इन इंडिया ओनली ए सिटीजन बाय बर्थ इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, नो, ये यूएस में है। ओके, और जो यूनियन स्टेट लेवल का है सिटीजनशिप यानी कि डुअल सिटीजन, ये यूएस में है। तो दोनों यूएस के करेक्टरिस्टिक दिया है, तो ये डी होगा, नाइदर ए नाइदर टू। नेक्स्ट मूव करते हैं 93 विथ रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रखा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है इट फर्स्ट इमर्ज इन द केशवानंद भारती केस, यस। दूसरा है इट वीकेंस द बैलेंस बिटवीन द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यस। ये गलत है क्योंकि ये वीकेंड नहीं करता है, मजबूत करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बैलेंस को मजबूत करता है। ओके, देन वो ये इज राइट, ओनली वन। नेक्स्ट मूव करते हैं 94 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द करेक्ट रिगार्डिंग द आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वेक्शंस ऑफ ऑफेंसेस। ओके, तो पढ़ते हैं आर्टिकल 20 से। नो ex post facto law shall be enacted whether in the civil or the criminal, no। ओके, ये सही नहीं है। दूसरा है प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशंस कवर प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द लिविंग थंब इम्प्रेशन ऑन द ब्लड स्पाइसमैन्स, नो। ओके, एंड थर्ड है in case of the corruption charge against a public servants, either the court or the department should take action to avoid the double jeopardy, no। केवल कोर्ट देखेगा। ओके, देन डी इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 95 नंबर। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म is a philosophy of a limited government, which of the following features of the Indian constitution enforce this philosophy। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, क्योंकि पूछ रखा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ए फिलोसफी ऑफ द लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट लिमिटेड करेगा गवर्नमेंट को। ओके, और जो डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये बेसिकली और पावर देता है स्टेट को कि वो लॉ बना सके। ओके, देन ए इज़ राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 96। इफ़ ये नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ground of armed rebellion, okay, if a national emergency is declared on the ground of the armed rebellions, तो पहला है the fundamental rights under the article 19 are automatically suspended, no। ये बेसिकली प्रेसिडेंट के ऑर्डर से सस्पेंड होगा। ओके, दूसरा है President can suspend the right to move the court for the enforcement of the fundamental rights, yes। ये सही है क्योंकि प्रेसिडेंट कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट्स फॉर द enforcement of the fundamental right, yes। एंड द थर्ड है the enforcement of the fundamental rights guaranteed by the article 21 and the 22 cannot be suspended, no। article 20 and 21 are not suspended, okay। then B is right, only 2। next move करते हैं, इसका B है only 2। next 97 है with reference to the special officer for the linguistic minorities consider following statement। तो पहला है it was constituted under the article 350B of the Indian Constitution, yes। दूसरा है इट कैन इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफ गार्ड प्रोवाइडेड फॉर द बोथ लिंग्विस्टिक एंड द रिलीजियस मिनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, नो। रिलीजियस मिनॉरिटी नहीं देखता ये, ओके। स्पेशल ऑफिसर ऑफ द लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी, तो इसका बी गलत है, मतलब कि दो गलत हैं, तो ओनली वन यानी कि ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं 98 है विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट्स is are said to be given effect to the DPSP, okay। तो बेसिकली कौन कौन सा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, तो ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स फॉर द पीपल्स अबव 65 ईयर्स, यस, ओके। एंड सेकंड है एडॉप्शंस ऑफ द क्रिमिनल
प्रोसीड्यूर्स कोड, यस 1973। द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यस। द मनरेगा, तो ये सारी चीज़ें इसी से लिया गया है। ओके, गवर्नमेंट के जितने प्रोग्राम हैं लगभग वो डीपीएसपी से ही लिए जाते हैं, तो डी इज़ राइट। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 99। टीम इंडिया विंग ऑफ द नीति आयोग का क्या करता है? तो बेसिकली ये है नेशनल कोलैबोरेशन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एवरी स्टेट एंड द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, तो बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट 1 का। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग टू द सिटीजन, तो कौन कौन सा गारंटी दे रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस का यस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का यस, इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स का नो, आउटकम की बात नहीं करता है, एंड इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ, यस। तो ये सभी चीज़ें प्रेम्बल में हैं। ओके, आउटकम्स नहीं है, तो इसका 1, 2 एंड 4 इज द राइट। ओके, तो ये टेस्ट 1 समाप्त होता है। अगर आपको ये बेनिफिटेड लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, एंड अपना कमेंट भी, अपना फीडबैक कमेंट में दें और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं टेस्ट नंबर 2 में।